क्रिएटिविटी एक ऐसा वर्ड है जिसके होने से दुनिया में काफी चीजें इजी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिएटिविटी वर्ड सुनते ही लोग ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि जैसे उनके बारे में बात ही नहीं हो रही। लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी और वो ठीक नदी के दो किनारे की तरह हैं। इस एपिसोड में हम ऐसे कई मिथ्स के बारे में जानेंगे जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। मिथ्स के बस्ट होने पर हम क्रिएटिविटी को सही तरीके से देख सकेंगे। मुझ में और आप में कोई कम या ज्यादा क्रिएटिव नहीं है। फर्क बस इतना हो सकता है कि मुझे अपने आइडियाज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आता है। जिन्हें आप क्रिएटिव कहते हैं वो भी ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी पर नहीं बल्कि आइडियाज पर फोकस करते हैं। वो आइडियाज को इवॉल्व करने पर फोकस करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब हम क्रिएटिव ही नहीं होंगे तो आइडियाज सोचेंगे कैसे, या शायद ये भी सोच रहे होंगे कि क्रिएटिव होना मतलब जीनियस होना। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, दा विंची बहुत ही क्रिएटिव लोग थे और जीनियस भी। पर आपको पता नहीं होगा कि इनके आइडियाज के पीछे इनकी इंटेलिजेंस का बहुत ही कम हाथ था। इंटेलिजेंस और क्रिएटिव थिंकिंग केवल एक पॉइंट तक ही एक साथ काम करती हैं, और ये पॉइंट एक कॉमन सेंस वाला पॉइंट होता है। हम सब के अंदर ट्रेट्स डेवलप करने की कैपेबिलिटी होती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि क्रिएटिविटी स्पिरिचुअल चीजों से रिलेटेड होती है, क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में एकाएक आइडियाज आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और कुछ धर्मों में तो ये भी बोला जाता है कि कुछ लोगों के कान में भगवान ने इंटेलिजेंस डाल दी थी और वही लोग अर्थ पे आकर क्रिएटिव बन गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग क्रिएटिविटी को आर्ट से कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आर्ट गैलरी में उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और क्योंकि उनके पास आर्टिस्ट का नजरिया नहीं है, उन्हें लगता है कि वो क्रिएटिव नहीं है। लेकिन आर्ट क्रिएटिविटी का बस एक पार्ट है। आर्ट सिर्फ क्रिएटिविटी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किसी स्किल को डेवलप करने में कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि बेटर आइडियाज के लिए एक्सपर्टीज जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत बड़ा मिथ है। क्रिएटिविटी के लिए एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्रिएटिविटी मतलब सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है, ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं प्रोड्यूस किया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल गोल है, और एक बार अगर आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया आ भी जाता है तो किसी के पास आपका कंटेंट जज करने के लिए कोई रेफरेंस ही नहीं होगा। गौर करिए कि नए आइडियाज पुराने आइडियाज के इम्प्रोवाइज वर्जन्स होते हैं। फोन की ही बात कर लीजिए, स्मार्टफोन्स लैंडलाइन का इम्प्रोवाइज वर्जन है या नहीं। क्रिएटिविटी को लेकर लोगों के दिमाग में एक और बहुत बड़ा मिथ ये है कि क्रिएटिव होने के लिए आपको सारे बंधन तोड़ने होंगे, सारे रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने होंगे। लेकिन ये माइंडसेट गलत है। जब आपको बाउंड्रीज मिलती हैं तो आप आइडियाज जल्दी और अच्छे से जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका आइडिया किस काम आना है, तब आप एक परफेक्ट और यूजफुल आइडिया के बारे में सोच पाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस आपको सोचने के लिए डायरेक्शन और फोकस देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी बाइनरी होती है, एक स्विच की तरह, या तो आपकी क्रिएटिविटी ऑन रहती है या तो ऑफ। लेकिन ये भी सिर्फ एक मिथ है। क्रिएटिविटी एक स्लाइडिंग स्केल की तरह है और ये कम ज्यादा होती रहती है। और ये भी याद रखिए कि क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है। तो अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो ये कुछ मिथ्स हैं जिन्हें आपको भूलना होगा। क्रिएटिव थिंकिंग के 5 लेवल्स हैं। पहला, डिस्कवर। ये बेसिक लेवल है। जब आप कोई इफेक्ट नोटिस करते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक इंसान का ये नोटिस करना कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा कांपने लगता है जब वो उस पर खड़ा होता है। दूसरा, प्रोड्यूस। ये वो लेवल है जब आप किसी इफेक्ट को अपने काम में लाने में कामयाब रहते हैं जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आपको किसी बड़ी हैवी चीज को लोड करके जंगल से घर ले जाना है, तब आपके दिमाग में वो लकड़ी का टुकड़ा आता है और आप रोलर स्टेक्स की तरह उसका यूज करके उस भारी सामान को घर ले जाते हैं। तीसरा, रिफाइन। क्योंकि अब आपका एक आइडिया सक्सेसफुल रहा है, तो आप अपने उस आइडिया में थोड़े चेंजेस लाने के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उन लोगों को एहसास हुआ कि उस लकड़ी के टुकड़े की वर्किंग को शेप और इक्वल डायमीटर देकर अच्छा किया जा सकता है। चौथा, रीपर्पस। इस लेवल में हम अपने एक आइडिया का यूज करके और आइडिया जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब उन इंसानों ने देखा कि जब वो लकड़ी के टुकड़े को रोल करके ले जा रहे थे, तब रास्ते में सारी घास दबती जा रही थी। अगर लंबी घास को दबा देंगे तो जानवरों से खतरा हट जाएगा। पांचवा, कंबाइन। इस लेवल में हम 2 आइडियाज को कंबाइन करके कुछ इन्वेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, 2 कनेक्टेड व्हील्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग और डूइंग में क्या फर्क है। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में।
एक बैले डांसर के सुंदर मूव्स भी क्रिएटिव कहलाते हैं। और ठीक उसी प्रकार एक अकाउंटेंट का बोर्ड रूम वॉल में स्टिकी नोट्स लगाना भी क्रिएटिव ही कहलाता है। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? चलिए पता करते हैं इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग और डूइंग में क्या फर्क है, और ये भी सीखेंगे कि कोई आइडिया वैल्यूएबल है या नहीं। ये कैसे डिसाइड करें? बैले डांसर के डांस मूव्स और अकाउंटेंट के स्टिकी नोट्स लगाने के तरीके से हमें पता चलता है कि क्रिएटिविटी वर्ड को हम अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेते हुए अब हम क्रिएटिविटी को दो तरह से स्प्लिट करेंगे। पहली, क्रिएटिव थिंकिंग, और दूसरी, क्रिएटिव डूइंग। क्रिएटिविटी डूइंग वो है जिसमें लोग कई महीनों और सालों तक एक ही स्किल को डेवलप करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग डांस, पेंट और भी बहुत सारी स्किल्स तब तक डेवलप करने में लगे रहते हैं जब तक वो इन चीजों में माहिर ना हो जाएं, या जब तक वो खुद का तरीका या स्टाइल डेवलप ना कर लें। ये लोग अपनी स्किल्स में टॉप पर रहते हैं, और शायद यही रीजन है कि क्रिएटिव डूइंग को काफी रेयर माना जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग ऐसी क्रिएटिविटी है जिसे हर कोई कर सकता है और हर दूसरे दिन काम आती है। ये क्रिएटिव थिंकिंग से मेरा मतलब वो स्किल्स जिनसे हम डेली बेसिस पर आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ऐसी स्किल्स जिनके लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इस क्रिएटिविटी का यूज हम डेली ऑफिस में करते हैं जब हमारा बॉस हमें बोलता है कि कोई नया आइडिया बताओ। अब आप सोच रहे होंगे, पर बॉस को बताने से पहले ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा आइडिया अच्छा है या बुरा? क्योंकि सच तो आपको भी पता है कि हर आइडिया अच्छा नहीं होता है। किसी भी आइडिया को जज करने के लिए हम दो एस्पेक्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला ये कि कोई आइडिया कितना नया है, और दूसरा ये कि कोई आइडिया कितना वैल्यूएबल है। कोई आइडिया नया है लेकिन अगर लो वैल्यू का है तो उसे करना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। कोई आइडिया पुराना ही है लेकिन लो वैल्यू का है तो दोबारा सोचिए भी मत। कोई आइडिया पुराना है लेकिन उसकी वैल्यू हाई है तो उसे जरूर जिंदगी में कहीं इंप्लीमेंट करें। और अगर कोई आइडिया नया है और वैल्यू भी हाई है तो आपको बहुत ज्यादा कामयाब भी बना सकता है। पर क्या इतना सोचने का तरीका काफी है किसी आइडिया की अहमियत जज करने के लिए? जी नहीं। चलिए मैं आपको और अच्छे तरीके बताता हूं। कोई आइडिया कितना नया है, इस बात को अलग अलग लेवल्स पर जज किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी जो आइडिया आपको नया लगता है वो किसी और के लिए पुराना होता है, और कभी कभी जो आइडिया किसी और को नया लगता है वो आपके लिए बहुत पुराना होता है। दूसरी तरफ कुछ नए आइडियाज की वैल्यू इन जनरल कम होती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक फील्ड या इंडस्ट्री में इनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि ये कैसे डिसाइड करें कि कोई आइडिया वैल्यूएबल है या नहीं। हर इंसान और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियाज की वैल्यू अलग अलग होती है। कुछ बिजनेस के लिए एक आइडिया से इनकम जनरेट होना जरूरी होता है। कुछ बिजनेस के लिए कोई आइडिया उन्हें कंपटीशन में सबसे आगे रहने में हेल्प कर सकता है। कुछ बिजनेस का मेन एम होता है कि एक आइडिया से लोगों को कुछ फील होना चाहिए जिससे वो उसे याद रखें। तो जैसा कि आपने समझा कि आइडियाज वैल्यूएबल हैं या नहीं, ये कंपनी और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए जब आप किसी आइडिया पर काम करते हैं तो जरूरी है कि आप सबसे पहले उसकी वैल्यू डिफाइन कर लें। इससे आपको अपने आइडियाज को जज करने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इंसानों का दिमाग जानवरों से अलग है। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। इमेजिन करिए कि आपकी मुलाकात कभी पुराने टाइम के लोगों से हो जाए। मैं उस टाइम के लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी लाइफ का केवल एक ही मोटिव हुआ करता था, सर्वाइवल। ना तो वो कपड़े पहनते थे, ना ही गाने सुनने में दिलचस्पी ही रखते थे। वो बस शिकार करने जाते थे और लौटकर कभी पका हुआ और कभी कभी कच्चा मांस भी खा जाते थे। इमेजिन करिए कि ये लोग आपकी इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में आ जाते हैं। भले ही आप इन्हें कितना भी नहला दें या इनके बाल अच्छे से सलून में कटवाने ले जाएं, आप में और इनमें तब भी बहुत ज्यादा फर्क बना रहेगा। आप दोनों के पास कॉमन टॉपिक पर बात करने के लिए चीजें भी नहीं होंगी, क्योंकि उस टाइम के लोग बिल्कुल चूहे और खरगोश की तरह बस जिंदा रहने के बारे में ही सोचते थे। लेकिन हम, मतलब इस टाइम के लोग, बहुत सारी चीजों को वैल्यू देते हैं। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग इवॉल्व कैसे हुई और कैसे इंसानों का दिमाग जानवरों से अलग है। पुराने टाइम के लोगों के कंपैरिजन में हम काफी सुपीरियर हैं। हमारे पास कल्चर है, रहने का तरीका है, सिले हुए कपड़े हैं, धर्म है, सरकार है, और यही कुछ चीजें हमें उन लोगों से ज्यादा केपेबल और इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड बनाती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी दिन आपको इन पुराने टाइम के लोगों के साथ जगह बदलनी पड़ जाए और इनके टाइम में जाना पड़े, तो आपको क्या लगता है, तब आप सर्वाइव कर पाएंगे? मुझे यकीन है कि आपके मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। आप किसी और का शिकार नहीं करेंगे, बल्कि कोई जानवर आप ही का शिकार करके ले जाएगा। इस टाइम के लोग, मतलब हम सब ने अपनी लाइफ इतनी इजी और सेफ बना ली है
कि उस टाइम में हमारा सर्वाइव करना बेहद मुश्किल है। हमारे पास उस टाइम में सर्वाइव करने के लिए कोई स्किल्स नहीं बची हैं। यहाँ तक कि हमें तो किसी छुपे हुए लेपर्ड को स्पॉट करना भी नहीं आता। इतने सालों की क्रिएटिव थिंकिंग ने हमें टेक्नोलॉजी के बढ़ाया और इसी टेक्नोलॉजी ने हमको अपने एंसेस्टर्स से अलग कर दिया। हमारा हर एक आइडिया हमें अपने पास्ट से दूर और फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। पहले हमने पत्थर से टूल्स बनाए, टाइम के साथ हमने अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ाई और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने से हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज बढ़ी। हमने अपने आसपास की दुनिया को ऐसे ढाल लिया जिससे हमें ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे और जो दुनिया हमने बनाई है वो हमें भी एक शेप दे रही है। पिछले कई सालों में हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि लास्ट 75 ईयर्स की कंपैरिजन में हम 1.5% लंबे और 15% भारी हो गए हैं। ये काफी बड़े और सीरियस चेंजेस हैं, पर इनसे भी सीरियस चेंज हमारे दिमाग में हो रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ हमारा दिमाग श्रिंक होता जा रहा है। इसका एक कारण ये है कि जिन स्किल्स के लिए हमारा दिमाग डेवलप्ड था उनकी अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर जानवरों का एग्जाम्पल लें तो क्या आपको पता है कि एक डोमेस्टिक या पेट एनिमल का ब्रेन वाइल्ड एनिमल से काफी अलग होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक पेट एनिमल को इतनी सेफ और लविंग कंडीशन में रखा जाता है कि वो कभी भी किसी फाइट में जीत नहीं सकता। बात करें इंसान और जानवर के दिमाग की, तो आपने गौर किया होगा कि जानवर का बच्चा पैदा होते ही चलने लग जाता है, लेकिन एक इंसान का बच्चा काफी अंडर डेवलप्ड पैदा होता है। पर यही वजह है कि इंसान जानवर से अलग होता है। अगर एक इंसान गोरिल्ला की फिजिकल मैच्योरिटी के बराबर मैच्योरिटी लेकर पैदा होगा तो उसे 20 महीने तक पेट में ही रहना पड़ेगा, और जब वो बच्चा आखिर में बाहर आने के लिए तैयार हो जाएगा तब उसका सिर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बर्थ कैनल से बाहर ही नहीं आ पाएगा। और यही कारण है कि इंसान का बच्चा अंडर डेवलप्ड पैदा होता है। लेकिन यही कारण हमें होशियार बनाता है, क्योंकि हम बाहर आकर असली दुनिया में पलते बढ़ते हैं। हमारा दिमाग जानवर की कंपैरिजन में अलग तरीके से डेवलप होता है। हमारा बचपन, जिसमें हम अधिकतर टाइम खेलने में ही स्पेंड करते हैं, वो हमारे दिमाग को डेवलप करने में हेल्प करता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक इन्वेंटिव इंसान के पीछे खेल कूद का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये सब जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन रेस के आगे बढ़ने के पीछे सिर्फ क्रिएटिव थिंकर्स ही हैं, तो आप शॉक्ड नहीं होंगे। ये सच है, क्रिएटिव थिंकर्स ही हैं जो सोसाइटी से आगे और बाहर की सोचते हैं। वो कोई नई चीजें डिस्कवर करने से या स्टार्ट करने से डरते नहीं। इसलिए जब जब वो सोसाइटल नॉर्म्स के बाहर कदम बढ़ाते हैं और न्यू पॉसिबिलिटीज के बारे में सोसाइटी को बताते हैं, तो सोसाइटी उस पर थोड़ा विचार विमर्श करके आगे बढ़ती है। कुछ इसी प्रकार हमारी दुनिया चलती है। जब लोग खत लिखा करते थे तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि व्हाट्सएप के जरिए 1 सेकंड से भी कम समय में हमारा मैसेज किसी और को मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्रिएटिव थिंकर्स के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ। क्रिएटिव थिंकिंग ही हमें बाकी जानवरों से अलग भी करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिएटिव थॉट का फाउंडेशन क्या है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी ही क्रिएटिव थिंकिंग को जन्म देती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे बच्चे ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है, क्या होता है, पूछ पूछ कर बड़ों का दिमाग चाट जाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिले जो कम सवाल कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ से मेरा मतलब है कि उसे ऑलरेडी कम सवाल पूछने के लिए ट्रेन कर दिया गया है। पर याद रखिए कि क्यूरियोसिटी ही आपके माइंड के गैप्स को भरती है। यही आपके नॉलेज को सॉलिड बनाने में हेल्प भी करती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि आइडियाज जनरेट करने की ये मशीन, जिसे हम दिमाग कहते हैं, ये काम कैसे करती है। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास दिमाग है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दिमाग होने के बाद भी हम लोगों ने 2 मिनट बैठकर अपने दिमाग के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आइडियाज जनरेट करने की ये मशीन, जिसे हम दिमाग कहते हैं, ये काम कैसे करती है। जब हम अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करते हैं तब हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव रहता है, ये जानने के लिए आइए इस एक्सपेरिमेंट पर गौर करते हैं। चार्ल्स लिन नाम के एक प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक जैज प्लेयर का एमआरआई स्कैन किया। इन्होंने पहले स्कैन में इस म्यूजिशियन को एमआरआई के अंदर ही एक कीबोर्ड देकर वो गाना बजाने को बोला जो उसे आता था, और फिर दूसरे स्कैन में वो गाना जो उसने कभी भी नहीं बजाया था। स्कैन में पाया गया कि जब म्यूजिशियन नई ट्यून बजाता है तब उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें कॉन्शियस टास्क पूरे करने में हेल्प करता है। इस एरिया का डीएक्टिवेट हो जाना मतलब हमारे अंदर की नेगेटिव आवाज जो हमें बोलती है कि तुम नहीं कर सकते, को बंद कर देना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही है जो हमें सोसाइटल नॉर्म्स और मॉरल वैल्यूज की बाउंड्रीज के अंदर रखता है। ये एरिया हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से ग्रो करता है। अनफॉर्चुनेटली यही कारण है
कि ये एरिया हमारी क्रिएटिविटी में ब्लॉकेज बन के बैठा हुआ है। ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अभी तक हमारे पास केवल 2 ही टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। पहला MRI स्कैनर, जो ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो के थ्रू ब्रेन एक्टिविटीज डिटेक्ट करता है, और दूसरा EEG, जो केमिकल्स और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन एक्टिविटीज डिटेक्ट करता है। वैसे अभी तक हमें बहुत प्रिसाइज रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब कोई अपनी खोपड़ी के अंदर डिवाइस डलवाने को तैयार हो। कुछ लोगों के हिसाब से क्रिएटिव लोग राइट माइंडेड लोग होते हैं और नॉन क्रिएटिव लेफ्ट माइंडेड। पर क्या ये सही है? जी नहीं। चलिए आपके दिमाग में बैठे सबसे बड़े मिथ को बस्ट करें। लेफ्ट और राइट ब्रेन वाली थ्योरी के हिसाब से हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड डिटेल्स पर फोकस करता है और राइट साइड शेप्स और लुक्स पर। लेकिन जब MRI और EEG की रिपोर्ट्स आईं, तब क्लियर हो गया था कि आइडियाज जनरेट करने के लिए ब्रेन के दोनों साइड्स एक्टिव रहते हैं, बल्कि ब्रेन नेटवर्किंग के बेसिस पर काम करता है। हमारी नीड्स के हिसाब से ब्रेन अलग अलग पाथवेज बदलकर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को कनेक्ट करता है। जैसे ही जैज प्लेयर ने अनसुना म्यूजिक बजाना चालू किया, दिमाग के कुछ पार्ट्स ऑन हो गए और कुछ ऑफ। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रेन के कुछ नेटवर्क्स अटेंशन से जुड़े हुए थे, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग के लिए जो मेन नेटवर्क था वो था रिलैक्स्ड। हमें लगता है कि ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव तभी होता है जब हम किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। 1970 में एक साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, यानी हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है। माइंड के इस स्टेट को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का नाम दिया गया है। इस स्टेट में दिमाग बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं होता है, बल्कि हमारे पास एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हमारा फ्यूचर इमेजिन कर रहा होता है। इस स्टेट को हम कॉमनली डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। डे ड्रीमिंग के दौरान ही हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं और व्हाट इफ सिचुएशंस को इमेजिन करते हुए नए आइडियाज डेवलप करते हैं। पर आजकल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रिएटिव थिंकिंग करना कोई आसान बात नहीं है। क्या आपको याद है कि बचपन में हमें कैसे सबके फोन नंबर्स लाइन से याद रहते थे? पर अगर अब कोई हमसे हमारे पेरेंट्स का भी नंबर पूछ ले तो हम तुरंत फोन खोलकर देखने लगते हैं। यहाँ तक कि अब हमें कोई 2+2 करने को बोले तब भी हम फोन में कैलकुलेटर खोल लेते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी और यूजफुल साबित हो रही हो, ये हमारे ब्रेन को काफी वीक बना रही है। हम सारी मेंटल प्रोसेसेस को टेक्नोलॉजी पर छोड़ने लगे हैं। हमें कुछ याद रखना होता है तो हम उसे सबसे पहले नोटपैड में नोट डाउन कर लेते हैं, और अगर हमें वेबसाइट में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम पेज को बुकमार्क कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, ब्रेन एक मसल है जिसका जितना कम यूज आप करेंगे वो उतनी ही सिकुड़ती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम सब कॉन्शियसली अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करने की आदत डालें। हम इससे मेहनत कराएं। ब्रेन को कमजोर होने से रोकने के लिए आप जो नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं वो ये है कि मोस्टली कैलकुलेशंस आप बिना कैलकुलेटर के करिए, और जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन यूजफुल समझ में आए तो उसे बुकमार्क करने की बजाय अपनी हैंडराइटिंग में एक नोटबुक में लिख लीजिए। चाहे तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन और अच्छे तरीके से याद रख सकेगा। अपने ब्रेन का ध्यान रखें और इसे आलसी ना होने दें, क्योंकि जब कंप्यूटर हमसे स्मार्ट हो जाएगा तब हमें उतनी शर्म नहीं आएगी जितनी तब आएगी जब हमें ये रियलाइज होगा कि हम अपने बनाए हुए कंप्यूटर से डम्ब हो चुके हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि ग्रुप में डिफरेंट लोगों की वैल्यू क्या होती है। बने रहिए कुक FM की इस खास पेशकश में। ऑफिसेज और स्कूल्स में आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो ग्रुप में थोड़ा अलग होता है। वो इन्वॉल्व होता है पर पूरे तरीके से नहीं, और कुछ लोग ऐसे लोगों का आधा अधूरा इन्वॉल्वमेंट देखकर खुश नहीं रहते। वो चाहते हैं कि ये लोग जो ग्रुप में सबसे अलग होते हैं ये भी इनके जैसे ही बन जाएं। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप में डिफरेंट लोगों की वैल्यू क्या होती है, और अगर आपको लगता है कि ग्रुप में ये डिफरेंट इंसान आप हैं तो आपके लिए ये एपिसोड बहुत ही जरूरी है। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिसकी टीम में कुछ ब्रिलियंट लोग हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे लोगों की ब्रिलियंस का टीम के लिए यूज करना कैसे है, तो ये एपिसोड भी आपके लिए है। बात करते हैं कि ग्रुप्स कब से फॉर्म होना चालू हुए हैं। स्टार्टिंग में जब हमारे एंसेस्टर्स होमो सैपियंस के कजिन्स निएंडरथॉल्स के अंत की रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि उनके दिमाग के कई एरियाज डेवलप्ड नहीं थे, खासकर हाई ऑर्डर थिंकिंग और सोशल इंटरेक्शंस वाले एरियाज। यही कारण था कि निएंडरथॉल्स छोटे ग्रुप्स में रहते थे और इसी कारण से उनके जीन्स लिमिटेड तरीके से ही डेवलप हो पाए। और दूसरी तरफ हमारे एंसेस्टर्स होमो सैपियंस बड़े ग्रुप्स में रहते थे और उनके दिमाग बड़े नेटवर्क्स के लिए डेवलप हुए। ज्यादा लोगों से मिलने के कारण उनकी सोशल आइडेंटिटीज भी स्ट्रांग हुई, जिससे कि आउटसाइडर्स के प्रति उनके मन में सस्पेशन आ जाता। किसी भी ग्रुप में घुल मिल कर रहना सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। ग्रुप से अलग रहना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, और ये पक्का रहता था कि ऐसे लोगों के जीन्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं बल्कि किसी वाइल्ड एनिमल के पेट में जाएंगे।
कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक आदमी अपनी पहली एडवर्टाइजिंग जॉब में पहली बार ऑफिस गया। अपने पेरेंट्स की सलाह से वो ग्रे कलर का सूट पहनकर गया, पर वो भूल गया था कि उसकी जॉब क्रिएटिव डिपार्टमेंट में लगी थी। और ये बात उसको तब और अच्छे से समझ में आई जब उसने अपने कॉलीग्स को टी शर्ट और जीन्स में बैठे हुए देखा। नेक्स्ट डे वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ड्रेसअप होकर गया, लेकिन लोग अभी भी उसे उसके पहले दिन के ही कपड़े के हिसाब से जज कर रहे थे। जैसा कि आपने सुना और लाइफ में कभी ना कभी ऑब्जर्व किया भी होगा कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी हमारे कपड़ों पर या और भी कई चीजों पर डिपेंडेंट होती है। कोई भी ग्रुप डिसाइड कर लेता है कि आप उस ग्रुप के हैं या नहीं, और ऑफिस में ड्रेस कोड रखने का मेन मोटिव और कुछ नहीं बल्कि सबको एक ही तरीके में ढालना होता है। ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं कि सब एक ही माइंडसेट रखें और सब एक ही तरीके की थॉट प्रोसेस भी रखें। और यही कारण है कि ग्रुप थिंकिंग के दौरान अधिकतर लोग फेमिलियर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फेमिलियर कभी भी काम नहीं आता। आप ऐसे लोगों से तो जरूर ही मिले होंगे जिनके काम करने का ढंग कुछ अलग होगा। हम इन्हें अक्सर आउटसाइडर्स की नज़र से देखते हैं, क्योंकि या तो इनके कपड़े हमसे नहीं मिलते या तो इनके थॉट प्रोसेस। ये लोग हर एक चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बहुत सवाल करते हैं, ये ऐसा क्यों और वो वैसा क्यों। हम अक्सर इनके डिफरेंट एटीट्यूड से इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन यही लोग हैं जो किसी भी ग्रुप में बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये लोग क्रिएटिव लोगों की कैटेगरी में आते हैं। इनका दिमाग वैल्यूएबल इसलिए होता है क्योंकि ये सोसाइटल नॉर्म से बहुत अलग चलते हैं, और ये किसी भी चीज को क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। जो आइडियाज नॉर्मल नॉर्म से नहीं मिलते वो इन लोगों के दिमाग से प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइंस्टाइन को ही देख लीजिए। अगर वो कॉन्फॉर्मिस्ट होते और नॉर्म्स के हिसाब से काम करते तो क्या कभी कोई भी बड़ी खोज कर पाते? किसी भी नॉर्म को फॉलो करना या किसी भी ग्रुप में पूरे तरीके से इन्वॉल्व होना मतलब अपने आप को एक बाउंड्री में रख लेना। अब इस बाउंड्री के अंदर आप कितनी भी मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप वो मछली पकड़ पाएंगे जो इस बाउंड्री के अंदर होगी। हर ग्रुप में यही होता है। हमारी थिंकिंग और आइडियाज सोचने की अपॉर्चुनिटी सीमित हो जाती है। तो फिर आखिर वैल्यूएबल थिंकिंग करता कौन है? और हमारे ग्रुप में जब सब एक ही जैसा सोचते हैं तो कैसे हम अच्छे आइडियाज जनरेट कर पाएंगे? वैल्यूएबल थिंकिंग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आइडियाज जनरेट करने में हेल्प कर सकती है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के बाहर होती है। अगर कुछ नया सोचना है तो जरूरी है कि अपने बॉक्स से बाहर निकलें। पर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमें किसी अलग इंसान को ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, या हम ये खुद ही कर सकते हैं? एक बैलेंस बनाकर हम अपने अंदर ये चेंज खुद ही ला सकते हैं। टिपिकल से थोड़ा हटकर सोचकर, लेकिन बहुत ज्यादा अलग भी ना सोचें, क्योंकि बिल्कुल अलग सोचने से आप काम के आइडियाज नहीं जनरेट कर पाएंगे, जो कि हमारा मकसद नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि ये लोग जो अपने आप में अलग सोचते हैं, इनके पीछे कारण क्या है। पहला, कुछ क्वालिटीज जो कि बाय बर्थ ही इनको अलग बनाती हैं, जैसे सेक्स, एथनिसिटी और फिजिकल एबिलिटीज। और अलग लेवल का मेंटल डेवलपमेंट भी इनके तरीकों को अफेक्ट करती है। दूसरा, इनका बैकग्राउंड, ये कैसी परिस्थितियों में पले बढ़े हैं, और इनकी एजुकेशन, इनकी फैमिली, इनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है। तीसरा, ये लोग कैसे ट्रॉमास से गुजर चुके हैं, कुछ इवेंट्स जो इन्हें अलग बना चुके हैं और इनके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर चुके हैं। चौथा, बीमारियां, कुछ लोगों का नजरिया किसी बीमारी के कारण एकाएक पूरी तरीके से पलट जाता है और ये इनके सोचने के तरीके को इम्पैक्ट करती है। ये कुछ चीजें हैं जो हम सबको एक दूसरे से अलग बनाती हैं, लेकिन हम इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करने की जगह इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। अगर हम एक दूसरे का असली पोटेंशियल समझ जाएंगे तो हम अच्छे आइडियाज जनरेट भी कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर हम क्रिएटिव नहीं हैं तो ये अलग होने की क्वालिटीज डेवलप कैसे करें। मैं आपको इसके लिए 4 तरीके बताऊंगा। पहला, कॉन्ट्रेरियनिज्म। हर एक चीज को क्वेश्चन करिए, इसे इवेल्युएट करिए, चीजों को क्रिटिसाइज करिए, पर याद रखिए कि क्रिटिसिज्म तक ही मत रहिए, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी दीजिए। दूसरा, ड्रीमीनेस। अपनी इमेजिनेशन का पूरा इस्तेमाल करिए। तीसरा, ऑल्टर्ड स्टेट्स। मेडिटेशन और एक्सरसाइज का यूज करके आप अपने ब्रेन को एक नए तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। चौथा, प्ले। अपने सारे एजम्पशंस और नॉर्म्स को भूलकर फिर से सोचना चालू करें। इन 4 तरीकों को अगर आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करेंगे तो आप कई नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लाइफ में कितना कुछ करना है लेकिन मोटिवेशन ही नहीं मिलती? और फिर जब आप बाकियों को देखते हैं जो उन्हीं 24 घंटों में कितना कुछ कर ले जाते हैं, तो आपको लगता है कि इन्हें ये ड्राइव मिलती कहाँ से है? इस एपिसोड में हम सीखेंगे
कि कैसे अपने अंदर की क्रिएटिविटी की आग को जलाए रखने के लिए हम अपने आप को लंबे समय तक मोटिवेटेड रखें। किसी भी नॉर्म के अपोजिट होना एक सुपर पावर के बराबर होता है, लेकिन इस सुपर पावर को बरकरार रखने के लिए मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों के लिए मोटिवेटेड रहना काफी ईजी होता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग का मोटिवेशन ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। लोगों को लगता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग अलग तरीके के होते हैं और दूसरे अलग, लेकिन इसका इकलौता रीजन लेजीनेस है और कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने आप को अपने गोल की तरफ ड्राइव करने में उतनी एनर्जी नहीं लगती जितनी कि दूसरों को, लेकिन मोटिवेशन सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। और अच्छी बात यह है कि बाकी फैक्टर्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब हमारे कंट्रोल में है। अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है तो आप चाहें उसे करने में कितना भी टाइम इन्वेस्ट करें, वो आपको हमेशा बोझ ही लगेगा। और फिर चाहे किसी क्रिएटिव चीज में आपको कितना भी इंटरेस्ट हो, वो आपको बेहद बोरिंग लगेगी अगर आपके अंदर उसको करने की ड्राइव नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप कोई ऐसी चीज ढूंढें जो आपकी क्रिएटिव मसल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे। जरूरी नहीं है कि यह चीज आपकी क्रिएटिव फील्ड की ही हो। मेरे लिए ये चीज पेंसिल कलरिंग है। मैं कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं और मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ हूं, लेकिन पेंसिल कलरिंग करने से मुझे अपने मोटिवेशन के लिए फ्यूल मिलता है। मैं वीक में 1 या 2 बार अपने रूम में बैठकर अपने रूम की ही किसी जगह को कागज पर ड्रॉ करके उसे कलर करता हूँ। पेशे से मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जब भी मैं ड्राइंग करता हूँ मुझे आनंद मिलता है। जब आप कोई ड्राइंग फिनिश करते हैं तब आपको बेहद अच्छा लगता है, और यही फीलिंग आपकी मोटिवेशन के लिए फ्यूल की तरह काम करती है। दूसरी चीज जो आपकी मोटिवेशन को फ्यूल करने में हेल्प करेगी वो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। एग्जाम्पल के लिए, जब अगर आपको कुआं खोदना हो, अगर आप दिमाग में ये रख के कुआं खोदेंगे कि पूरा कुआं मैं आज ही खोद लूंगा, तो आपके अंदर का मोटिवेशन दिन ब दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि आज मैं इतना यानी 1 मीटर गहरा खोदूंगा, कल 1 और मीटर, ऐसे में ईजिली आपका काम हो जाएगा और हर दिन आपको अपना टारगेट कंप्लीट करने की खुशी भी रहेगी। जब आप अपने छोटे गोल्स कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आती रहेगी। इसका यूज अपनी क्रिएटिविटी के लिए करें। आपने ये भी सुना होगा कि अच्छी संगत में अच्छी रंगत होती है, और आप अपने आसपास के 5 लोगों की पर्सनैलिटी के एवरेज होते हैं। ये सही है, पर कुछ लोग इन कोट्स को काफी दिल पर ले लेते हैं और अपने सारे पुराने फ्रेंड्स को छोड़कर नए की खोज में निकल जाते हैं। पर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये लंबे समय तक काम नहीं आता। आपको अपने फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग ढूंढें जो आपसे बेहतर हों, और फिर उनकी वर्कशॉप अटेंड करें या पर्सनल 1-to-1 क्लास लें। अगर ये अप्रोचेबल हैं तो इनके साथ मीटिंग सेट कर लें और थोड़ा हैंग आउट करें। चलिए अब समझते हैं मोटिवेशन के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाने हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से सीखना और करना 2 अलग अलग चीजें हैं। हमें हमेशा बताया जाता है कि कोई भी चीज करने से पहले उसको सीखना जरूरी है। पर आप खुद सोचिए कि भला पियानो सीखने के लिए अगर आपको बोला जाए कि पहले 2 साल आप थियोरी पढ़िए, तो क्या आप कभी भी पियानो सीख पाएंगे? छोटी चीजों से शुरुआत करिए और आपको रियलाइज होगा कि जब आप ये छोटी चीज में सक्सेस पाएंगे तो आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ेगा। ये मोटिवेशन एक इमोशनल अवार्ड की तरह काम करता है जो आपको आगे बढ़ते रहने में हेल्प करता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले आपके नॉलेज गैप्स को भरते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कोई स्किल गूगल करें जो आपको पता है कि आपको नहीं आती। वो कुछ भी हो सकती है, गिटार बजाने से लेकर बॉल्स जगल करनी। अब इस काम को धीरे धीरे सीखना चालू करें और इसे सच में करें, ना कि सिर्फ इसके बारे में पढ़ें। अब इसके बाद आप इस इंटरेस्ट से मिलते जुलते लोगों से मिलें और उनसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करें और उनके एक्सपीरियंसेस भी जानें। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि एक राइटर कैसे बनता है। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। क्या आप कभी किसी राइटर के रूम में गए हैं? क्या उनका रूम ठीक वैसा ही था जैसा आपने सोचा था? हर जगह पेपर फैले हुए रखे थे और उनका टाइपराइटर उनके बेड पर था और उनकी टेबल और खिड़कियों पे वाइन से भरी हुई ग्लास रखी हुई थी। पर क्या सिर्फ इतनी ही चीजें जरूरी होती हैं किसी राइटर को राइटर बनने के लिए? क्या ऐसा फैला हुआ रूम ही उनको आइडिया से भर देता है? इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि एक राइटर और बाकी सारे आर्टिस्ट किस प्रोसेस का यूज करके आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस, जिसका नाम RIGHT यानी कि राइट प्रोसेस है, आपके बेहद काम आएगा आइडियाज जनरेट करने में। भले कोई रियलाइज करे या ना करे, पर जब भी वो आइडियाज जनरेट करते हैं तो वो इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। एक आइडिया को जनरेट करने में
आप केवल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ही नहीं जाते, बल्कि कई सारे पॉइंट से होकर गुजरते हैं। हम सबको कई बार इन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता होने के कारण हम सही आइडियाज जनरेट करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन जब आप एक बार इस प्रोसेस के बारे में जान जाएंगे, तो ये आपको किसी ग्रुप की क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रोसेस जानने के बाद आपको ब्रेनस्टॉर्म जैसे प्रोसेस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं राइट प्रोसेस के सबसे पहले स्टेप को, यानी कि आर मतलब रिसर्च। क्या आपको पता है कि जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसमें कितने सारे डिपार्टमेंट से इनपुट लिया जाता है? राइटर स्क्रिप्ट पर काम करता है, वीडियो एडिटर वीडियो एडिटिंग करता है, सिनेमेटोग्राफर वीडियो को शूट करता है। अब मान लीजिए कि किसी मूवी के कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको समझ आए कि फिल्म में बताए गए किसी फैक्ट में कोई मिस्टेक है, तो आप क्या करेंगे? बेहतर होता ना अगर ये मिस्टेक आप पहले ही पकड़ लेते। तो जब भी हम आइडियाज जनरेट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो जरूरी है कि हम सही इनपुट से स्टार्ट करें। जब हम सही इनपुट देंगे, तभी हमें किसी भी प्रोसेस से सही आउटपुट भी मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स की सही समझ हो। आपको अपनी प्रॉब्लम्स का ना तो सिर्फ सोर्स पता हो, बल्कि उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपके पास हो। अगर आप पहले स्टेप मतलब कि रिसर्च में ही गड़बड़ कर देंगे, तो आगे के प्रोसेस में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। रिसर्च करने के लिए आप अपनी प्रॉब्लम को कई पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, जैसे कि उस प्रॉब्लम के कितने स्टेप्स हैं, कैसा इनपुट है और कैसा आउटपुट, और ये भी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल ये जरूरी है कि आपकी रिसर्च इतनी तगड़ी रहे कि आपके सारे नॉलेज गैप्स भर जाएं। इसके लिए आप कई ऐसे लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं जो इस प्रॉब्लम में एक्सपर्ट हों, या ऐसे लोग जिनके सारे बेसिक्स क्लियर हों। अपने नॉलेज गैप्स को भरने के लिए जरूरी है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करें। जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, तो आप किसी भी प्रॉब्लम की रूट तक पहुंच जाएंगे। और याद रखिए कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसकी रूट कॉज में ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगा राइट प्रोसेस के सेकंड स्टेप के बारे में, मतलब इनसाइट। जब मैं इनसाइट वर्ड बोलता हूं, तब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर आप अधिकतर लोगों की तरह हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इनसाइट किसको नहीं पता। लेकिन सच बताऊं तो इनसाइट वर्ड का मतलब हम में से किसी को भी नहीं पता। हमारा इनसाइट वर्ड से काफी लिमिटेड वास्ता है। हम सोचते हैं कि कोई चीज हो रही है, बस इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमें इनसाइट देता है। पर ऐसा नहीं है। इनसाइट गेन करना मतलब ये पता होना कि कोई चीज हो रही है और वो क्यों हो रही है। हर चीज के पीछे का क्यों हमें डीप इनसाइट देता है। लोग यूजुअली बस ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करके सोचते हैं कि यही इनसाइट है। दुनिया में कितना ज्यादा डेटा अवेलेबल है, पर सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस डेटा को विजडम में कन्वर्ट करने के लिए आप DIKW पिरामिड का यूज कर सकते हैं। DIKW पिरामिड का मतलब है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। जब आप किसी डेटा में इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। जब इस इंफॉर्मेशन में आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस और दूसरे फैक्टर्स और वैल्यूज ऐड करते हैं, तो ये नॉलेज बन जाता है। और जब इस नॉलेज के पीछे का वाई आपको पता चल जाता है, तब ये विजडम बन जाता है। राइट प्रोसेस का थर्ड स्टेप है जनरेट। आइडियाज कभी भी नॉर्मल नॉर्म्स के साथ जनरेट नहीं किए जा सकते हैं। जरूरी है कि हम अपने प्रोसेस में और अपने एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस लाएं। ऐसे आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आप अपने ब्रेन की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं और आप सारे रूल्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन अच्छे आइडियाज पिक करने के लिए हमें एक अच्छा जज बनने की भी जरूरत है। अच्छा जज हम सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही बन सकते हैं। जितने ज्यादा आइडियाज के बारे में सोचेंगे और उन्हें जज करेंगे, हम उतने ही ज्यादा इस प्रोसेस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं राइट प्रोसेस के फोर्थ स्टेप की, H फॉर हून। अभी तक हम आइडियाज कलेक्ट करने के प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। अब हम डेप्थ के बारे में बात करेंगे। आइडियाज अक्सर जोक्स की ही तरह होते हैं। कुछ दिन बाद बार बार सोचने पर इनकी वैल्यू कम हो जाती है, हंसी कम आने लगती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि अपने आइडिया के कोर को याद करना है। ऐसा कई बार होगा कि अलग प्रोसेस को फॉलो करने के चक्कर में आप अपने आइडियाज के कोर एलिमेंट्स को भूल जाएंगे, तो इन्हें नोट डाउन करके रखें। अब फिफ्थ स्टेप के बारे में जानेंगे, T फॉर टेस्ट। ये फाइनल स्टेप है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई आइडिया मिले, तो उसे सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच टेस्ट करें। इससे ये होगा कि जब आप अपने आइडिया को प्रेजेंट करेंगे, तब उसकी एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई भी सीनियर या एम्प्लॉयर बहुत काम नहीं करना चाहता है, और यही कारण है कि अक्सर नए आइडियाज को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। पर जब आप अपने आइडियाज को टेस्ट करके सीनियर्स के सामने फाइनल रिजल्ट देंगे, तो उन्हें पता रहेगा कि अधिकतर काम आपने कर लिया है।
इन 5 स्टेप्स के प्रोसेस का यूज करके आप अपने आइडियाज का मैप बना सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी कोई एक स्किल नहीं है, बल्कि कई सारी स्किल्स का सम है। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी या डिवाइस का लॉन्च होता है, तो हमारे आसपास अक्सर कोई ऐसा इंसान मौजूद होता है जो बोलता है कि मैंने इसके बारे में कई साल पहले सोचा था। पर क्या आइडियाज को सोचना ही सफिशिएंट है, या हमें और भी स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है? इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी कोई एक स्किल नहीं है, बल्कि कई सारी स्किल्स का सम है। और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि इन सारी स्किल्स को हम डेवलप कैसे करें। दिमाग में कोई आइडिया आने और इसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है। इस फर्क में आपको उस आइडिया को थोड़ा डेवलप करना पड़ता है, या कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर उस पर काम करना पड़ सकता है, जिससे आपका आइडिया सक्सेसफुल हो सके। एक आइडिया को सोच लेना भर हर प्रोसेस की या सिस्टम की सिर्फ शुरुआत होती है। पर फिर इसके आगे क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्रिएटिव स्किल पिरामिड के बारे में। इस पिरामिड में 6 लेयर्स होती हैं, जो कि हैं इमेजिनेशन, जजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, पर्सुएशन और टेनेसिटी। जैसे जैसे आप इस पिरामिड में ऊपर चढ़ते हैं, आप नई और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करते जाते हैं। इस पिरामिड की पहली लेयर इमेजिनेशन के बारे में जानने से पहले चलिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। क्या आप एक नीले कलर के उड़ते हुए बलून के बारे में सोच सकते हैं? अब कैमल और कंगारू के बच्चों का नाम रखना हो तो क्या नाम हो सकता है? अगर मैं आपको एग दूं और बोलूं कि इसको सबसे स्टूपिड तरीके का यूज करके फोड़ो, तो क्या आप फोड़ सकते हैं? अगर आप इन 3 चीजों में से कुछ भी करने में सक्सेसफुल रहे हैं, तो मतलब कि आपकी इमेजिनेशन अच्छी है। लेकिन ये काफी मामूली बात है। हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा बना है कि हम हर चीज का जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं, या कोई भी चीज आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन का यूज करके हम ऐसी भी चीज सोच सकते हैं जो एग्जिस्ट भी ना करे। कोई भी आइडिया जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है अच्छी इमेजिनेशन डेवलप करना। इमेजिनेशन उस गाड़ी की तरह है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकती है। अच्छी इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा करने में आप उतने ही बेहतर होते जाएंगे। इस पिरामिड की सेकंड लेयर है जजमेंट। आइडियाज सोचना काफी आसान है, पर अच्छे और बुरे आइडियाज के बीच में फर्क जानना बहुत जरूरी। दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जो मार्केट में मौजूद हैं, पर वो ज्यादा चल नहीं रही हैं। आपको क्या लगता है कि कोई प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर मार्केटिंग तक की लंबी जर्नी ट्रेवल करने के बाद आखिर बिक क्यों नहीं रहा होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आइडिया अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लॉन्च करने का अप्रूवल मिल गया। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में लोग अपनी गट फीलिंग के हिसाब से आइडिया को जज करते हैं, पर यह कोई अच्छी टेक्निक नहीं है। ये सही बात है कि हमारी गट फीलिंग साइकोलॉजिकल होती है, पर यह ध्यान रखिए कि अगर हम अपने सारे डिसीजंस अपनी गट पर डिपेंडेंट होकर ही कर लेंगे, तो हमें हर बार अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आइडियाज को जज करने में एक्सपर्ट बनने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार आइडियाज को जनरेट करें। ये स्किल सिर्फ एक्सपीरियंस और विजडम से ही शार्पन की जा सकती है। क्रिएटिव स्किल पिरामिड की थर्ड लेयर है अडेप्टेबिलिटी। आपने ये ध्यान दिया होगा कि कोई आइडिया सोचने के बाद जैसे जैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आइडिया में बदलाव होते जाते हैं। हम कई बार ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमें अपने आइडियाज को सिचुएशन या एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। ये पॉइंट्स या तो हमारे आइडिया के पोटेंशियल को गिरा देते हैं या सक्सेसफुल बना देते हैं, पर कभी कभी ये पॉइंट्स भी रॉन्ग डिसीजंस दिलवा देते हैं। कभी कभी अडेप्ट करना जरूरी नहीं होता। तो फिर आखिर सही पॉइंट को पहचाने कैसे? जब भी आपको लगे कि आप आइडिया को चेंज कर सकते हैं, तब इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, ये याद रखिए कि चेंजेस आपके आइडिया के कोर पर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। दूसरा, जल्दबाजी में डिसीजन ना लेकर पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। तीसरा, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से इंटरप्रेट कीजिए। चौथा, और फिर उसके बाद एक्शन लीजिए। पिरामिड में फोर्थ लेयर है कम्युनिकेशन। चाहे कोई माने या ना माने, हम सबको पता है कि हम सब बेचने के ही बिजनेस में हैं। एक राइटर भी अपनी बुक को बेच ही रहा होता है, भले हमें लगता है कि वो सिर्फ बुक लिख रहा है। आप भी हर दिन जब अपने बॉस को नया आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, तो आप भी अपना आइडिया सेल कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आइडिया बहुत अच्छा होता है, यहां तक कि दुनिया बदल सकता है, लेकिन क्योंकि आपकी सेल्स पिच अच्छी नहीं होती, तो आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। कोई भी आइडिया पिच करने से पहले ध्यान रखें कि आप अपनी ऑडियंस को अच्छी तरीके से समझें। आप अपनी नीड्स को नहीं, बल्कि उनकी नीड्स को प्रायोरिटी दें। हम जो भी प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, उनके कई सारे फीचर्स होते हैं,
लेकिन जब हम अपना प्रोडक्ट किसी और को दिखाते हैं तो जरूरी है कि उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे प्रोडक्ट से या हमारे आइडियाज से, इस पर हम फोकस करें। पिरामिड में 5th लेयर है पर्सुएशन। पर्सुएशन कम्युनिकेशन की स्किल पर ही डिपेंड करता है। जब भी अपने आइडिया को किसी के साथ शेयर करें तो इस चीज पर फोकस करें कि उससे सामने वाले की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी। पर्सुएशन तब इम्पोर्टेंट है जब आप और भी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पिरामिड में 6th लेयर है टेनेसिटी। जब भी आप कोई आइडिया प्रेजेंट करते हैं तब आपको कई सारे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ व्यू पॉइंट्स आपके आइडियाज को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं और इसी कारण कई सारे अच्छे आइडियाज इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाते। जरूरी है कि आप अपने आइडियाज पर बिलीव करें और अपनी स्टार्ट की हुई चीजों को कंप्लीट करें। तो ये था क्रिएटिव स्किल पिरामिड। आपको अपनी डेली लाइफ में अगर अपने आइडियाज की वैल्यू को बढ़ाना है तो जरूरी है कि आप इन 6 लेयर्स पर बराबर फोकस करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम अपनी क्रिएटिविटी को डिस्कवर करेंगे। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। अगर क्रिएटिव थिंकर्स ना होते तो क्या आपको लगता है कि आज हम जहां हैं वहां कभी भी पहुंच पाते? इस एपिसोड में हम अपनी क्रिएटिविटी को डिस्कवर करना सीखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे क्रिएटिव थिंकिंग इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंस से। ये बताइए कि अगर आप सबकी तरह ही सोचेंगे और सबकी तरह एक जैसे एनवायरनमेंट में ही रहेंगे तो क्या आप में या आपकी क्रिएटिविटी में कोई बदलाव आएगा? जी नहीं। कभी भी एक ही एनवायरनमेंट या ग्रुप का पार्ट बने रहते हुए आप एक्सप्लोरर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस में डाइवर्जेंस लाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करनी होगी जो बाकी नहीं करते और आपको ऐसे डायरेक्शंस में चलना होगा जिसमें बाकी चलने से डरते हैं। जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तब आपका दिमाग अलग अलग सिचुएशंस में काम करना सीखता है और यही आपके थिंकिंग प्रोसेस को बाकियों से ज्यादा वैल्यूएबल भी बनाता है। अभी तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम सब सेम तरीकों से नहीं ऑपरेट करते। कुछ लोगों को दिन में आइडियाज आते हैं तो किसी को रात को सोने से पहले, किसी को अपने डेस्क पर सिगरेट पीते वक्त आइडियाज आते हैं तो किसी को शावर लेते हुए। अगर आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को वाकई डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसे एनवायरनमेंट और सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करें जो आपकी हेल्प करें। ऐसा करने के लिए आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट आउल? क्योंकि आपके आइडियाज को नहीं पता होता कि असली दुनिया में ऑफिस आवर्स भी होते हैं, इसलिए वो कभी भी आ जाते हैं। आप अपने आइडियाज की टाइमिंग को रिकॉग्नाइज करें, उसी हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को शेड्यूल कर सकते हैं। कभी कभी मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि 9 to 5 के बाहर सोचें। जब बात करते हैं जगह की, कुछ लोगों को अपने ऑफिस डेस्क पे ही अच्छे आइडियाज आ जाते हैं, पर कुछ को आइडियाज लाने के लिए किसी शांत तालाब के किनारे बैठने की आदत होती है। अक्सर आपने लोगों को कैफेज और पार्क में बैठकर भी काम करते हुए देखा होगा। ये वो लोग हैं जिनका दिमाग तभी काम करता है जब सिचुएशन और एनवायरनमेंट फेवरेबल हो। आप भी अलग अलग जगह जैसे पब्स, कॉफी शॉप्स, म्यूजियम्स और पार्क बेंचेस एक्सप्लोर करें और कोई ऐसी जगह ढूंढें। इससे आपकी क्रिएटिविटी पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई जगह मिल भी गई तो आप वहां करेंगे क्या? कुछ करें ना करें, पर यह जरूर करिएगा कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट ना हो उसे अवॉइड करिएगा। जी हाँ, आधे से ज्यादा लोग कुछ भी क्रिएटिव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसी चीजों पर काम करना चालू कर देते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होती और फिर स्टार्ट करते ही वो गहरी नींद मारने लगते हैं और फिर बाद में वो अपनी क्रिएटिविटी को ब्लेम करते हुए बोलते हैं कि भाई ये मेरे बस का नहीं है। तो जब भी आपको कोई अच्छी सी जगह मिले तो वहां बैठकर ऐसे टॉपिक्स या प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अब ये बताइए कि क्या आप प्रेशर में काम करते हैं या जब आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है तब, और आप टीम में ज्यादा अच्छा काम करते हैं या अकेले में? ये फैक्टर्स भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को स्ट्रांग बनाते हैं। इससे भी फर्क पड़ता है कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी की बात करें तो 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले, जो किसी भी आइडिया को छोटा बना सकते हैं। दूसरे, जो किसी भी आइडिया की बड़ी पिक्चर बना सकते हैं। बड़ी पिक्चर बनाने वालों के साथ ही काम करिए क्योंकि ये आपके साथ काम करते वक्त एक्साइटेड रहेंगे और आपकी हेल्प सही तरीके से करेंगे। पर डाइवर्जेंस आखिर है क्या और इसे कैसे इनिशिएट करें? डाइवर्जेंस यानी नॉर्म से हटकर सोचना। कुछ लोग नेचुरली डाइवर्जेंट होते हैं और कुछ लोगों को होना पड़ता है। लेकिन जब आप नेचुरल होते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी क्वालिटीज को सही तरीके से यूज करें। अगर आप अपनी क्वालिटीज से परेशान होकर अपने जैसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे या खुद को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप अपनी सुपर पावर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। बात करें कि डाइवर्जेंस को डेवलप कैसे करें। ऐसा करने के लिए हर चीज पर सवाल करना जरूरी है। क्या आपको पता है
कि जो लोग अपने ब्रेन के ऑटो पायलट मोड को हमेशा क्वेश्चन करते हैं, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी होती है। वो हर चीज पर सवाल पूछते हैं कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन क्या सिर्फ इतना सफिशिएंट है? जी नहीं। जरूरी है कि जब भी आप किसी चीज पर सवाल करें तो उसका ऑल्टरनेटिव भी दें। दूसरी चीज जो आपको डाइवर्जेंट होने में हेल्प करती है वो है सपने देखना। हाँ, लोगों का कहना है कि खुली आंखों से सपने देखने वाले पागल होते हैं, पर सच बताऊं तो ये क्वालिटी आपको अपना ब्रेन डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। इस क्वालिटी से आप अपने ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके अलावा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि आपको अपना एनवायरनमेंट या माइंड स्टेट चेंज करने से बहुत बेनिफिट मिलता है, और पर्पसफुल प्ले भी डाइवर्जेंस डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। जब आप पर्पसफुली अपने दिमाग को इधर से उधर भटकने देते हैं तो आपका दिमाग अलग ही तरीके से काम करता है और आपको अपने दिमाग की एक्सटेंट का रियलाइजेशन होता है। इन सब के अलावा याद रखिए कि क्यूरियोसिटी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। बचपन से ही हम हर चीज के प्रति बहुत क्यूरियस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी कम होती जाती है। पर इसमें क्यूरियोसिटी की कोई गलती नहीं है, हमारी और हमारे इन्वायरमेंट की गलती है। हम कोशिश ही नहीं करते कि हम हमेशा क्यूरियस रहें। ट्रेडिशनली हमें हमेशा बताया जाता है कि सेटल होना बहुत जरूरी है और लाइफ जीने का सिर्फ यही एक तरीका है, पर ऐसा नहीं है। आप अलग अलग चीजें सीखते हुए भी हर एक चीज पर फोकस कर सकते हैं। ये आपको अपने ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि ब्रेन को कैसा खाना खिलाना चाहिए। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। अभी तक हम बात कर रहे थे कि अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को जगाएं कैसे, पर क्या आपके दिमाग में आया कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको एक और चीज बदलनी जरूरी है? सोचिए, अगर आपके दिमाग में वही पुरानी चीजें भरी रहेंगी तो आप कैसे नए आइडियाज जनरेट कर पाएंगे? इसलिए हमें अपने ब्रेन का खाना भी चेंज करना पड़ेगा। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम अपने ब्रेन को किस टाइप का खाना खिलाते हैं, किस टाइप का खाना खिला सकते हैं और किस टाइप का खाना खिलाने से किस टाइप का आउटपुट मिलेगा। आप सबको पता है कि हर चीज में एक बहुत ही इजी थ्योरी लगती है, वो ये कि जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट मिलेगा। मतलब जितना लिमिटेड इनपुट उतना ही लिमिटेड आउटपुट। तो इंपॉर्टेंट है कि आप जो इनपुट ले रहे हो वो बाकियों के इनपुट से हट कर हो, तभी आप वैल्यूएबल आइडियाज जनरेट कर पाएंगे। आपने कई बार सुना होगा कि आइडियाज डॉट्स कनेक्ट करने से जनरेट होते हैं, तो अगर आपके डॉट्स ही अच्छे नहीं होंगे तो आइडियाज अच्छे जनरेट होंगे कैसे? तो इससे पहले कि आप डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में सोचें, चलिए मैं आपको डॉट्स कलेक्ट करना सिखाता हूं। ये डॉट्स हमारे ब्रेन का खाना होता है और ये कई वेज में कलेक्ट किया जा सकता है। पहला तरीका है पैसिव डॉट कलेक्टिंग। पैसिव डॉट कलेक्टिंग अनकॉन्शियसली होती है। चाहे हम रोड पर चल रहे हों या बैठकर टीवी ही देख रहे हो, हमारा दिमाग हमेशा डॉट्स कलेक्ट करता रहता है, पर ये डॉट्स बहुत यूजफुल नहीं होते। दूसरी है टास्क स्पेसिफिक डॉट कलेक्टिंग। जब हम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में काम करते हैं तब हम टास्क स्पेसिफिक डॉट कलेक्ट करते हैं। यहां पहले जिक्र की गई राइट प्रोसेस का यूज होता है। इस डॉट कलेक्टिंग मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको ऑब्वियस इनपुट्स मिलते हैं, ठीक गूगल सर्च की तरह। गूगल में जो रिजल्ट्स फर्स्ट पेज पर डिस्प्ले होते हैं उसमें क्लिक होने के चांसेस 89% होते हैं और फर्स्ट पेज के ऊपर के 3 रिजल्ट्स पर क्लिक करने के चांसेस 44% होते हैं। तीसरी है ऑब्वियस डॉट कलेक्टिंग। ये डॉट कलेक्शन अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पाई जाती है। जो लोग सक्सेसफुल लीडर्स और अपने बॉस को फॉलो करते हैं वो वही डॉट्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो उनके आइडल्स करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें क्या बुराई है, लेकिन क्योंकि हम सबके दिमाग अलग अलग हैं, जो चीजें दूसरों के दिमाग को ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं जरूरी नहीं है कि हमारे दिमाग को भी वो ग्रो ही करवाएं। चौथा है जर्नलिस्ट डॉट कलेक्टिंग। जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं और मात्र थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से आपका पेट नहीं भरता, तब आप इस टाइप के डॉट्स को कलेक्ट करते हैं। इसमें लोग सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि तह तक पहुंचने की भी कोशिश करते हैं। इसमें लोग नई स्किल सीखते हैं और नई चीजें ट्राई करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो ये कभी नहीं बोलते कि मैं नहीं कर सकता। पांचवा है स्पेशलिस्ट डॉट कलेक्टिंग। ये वो लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अगर उन्हें किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट आता है तो वो उसको सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब अगर वो उस चीज के बारे में न्यूज़पेपर या टीवी में पढ़ते हैं या देखते हैं तो अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस डॉट कलेक्टिंग के दौरान आपका ब्रेन आपके इंटरेस्ट को लेकर काफी अटेंटिव रहता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे ब्रेन के 4 मोड्स के बारे में। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्रेन कितने मोड्स में ऑपरेट करता है,
ब्रेन 4 मोड्स में ऑपरेट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई भी मोड आपके ब्रेन के लिए परफेक्ट हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करके सिर्फ एक मोड में ही ऑपरेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीस्ट वैल्यूएबल मोड से, जो है ऑक्यूपाई। ये वो मोड है जब आपका ब्रेन दीवार में घूरना नहीं पसंद करता और खुद को फालतू की चीजों में ऑक्यूपाई रखता है, जैसे कि बिना मन के टीवी देखना या फेसबुक की फीड स्क्रॉल करना। लेकिन एग्जाम्पल्स सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब आप टेड टॉक्स के वीडियोस बिना मतलब के ऑन करके रखते हैं पर उसमें भी एक लेसन कंज्यूम नहीं करते, तब आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है। ब्रेन का दूसरा मोड होता है फीड करना। ये माइंड को ऑक्यूपाइड रखने से बेहतर होता है। इस मोड में आप अपने माइंड के लिए डॉट्स कलेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अच्छे आउटपुट के लिए अच्छा इनपुट जरूरी है, लेकिन आप इनपुट को सिर्फ देखकर ही नहीं ले सकते। इसके लिए आपको अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर कंटेंट फिल्टर करके कंज्यूम करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को फीड करने की आदत बनानी ही होगी। ऐसा करने के लिए नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करने पड़ेंगे और नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। कुछ अलग तरीके से ब्रेन को फीड करने के लिए ऐसी किताबें पढ़ें, या ऐसे गाने सुनें, या ऐसी मैगजीन्स पढ़ें जो आपने कभी भी चूज ना की हों। ब्रेन का तीसरा मोड है अप्लाई। इस मोड में आपका ब्रेन कलेक्टेड डॉट्स का यूज करता है। अभी तक जो भी आपने नई इन्फॉर्मेशन, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हो, आपका ब्रेन उसका यूज करता है। इस मोड में आपका ब्रेन आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है। भले ही आपको लगता है कि आपके ब्रेन के पास अप्लाई करने के लिए कोई चीज नहीं है, तब भी अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कराइए। आप अपने दिमाग में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को जितनी बार यूज करते हैं, उतनी ज्यादा ही कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में गहराई से छप जाती है। ब्रेन का चौथा मोड है रेस्ट। ये मोड आपको सबसे यूजलेस लगेगा, लेकिन ये मोड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आपका ब्रेन जब रेस्ट पे रहता है, तभी और अच्छे से काम करता है। रेस्ट मोड आपके ब्रेन को स्ट्रांग और पावरफुल बनाता है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो ये रहे आपके ब्रेन के 4 मोड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि कंपनियां आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। कॉर्पोरेट ऑफिसेस में क्रिएटिविटी वर्ड का जितना यूज किया जाता है, उतनी क्रिएटिविटी होती नहीं है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन जैसे वर्ड्स को इतना यूज करने के बाद भी क्यों कंपनीज आगे बढ़ नहीं पाती। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग एक्साइटेड होकर बेंगलोर सिलिकॉन वैली घूमने जाते हैं। वहां वो नए स्टार्टअप्स देखते हैं और सुबह शाम ऑर्गेनिक टी पीते हैं। फिर जब टाइम आता है तो 22 साल के सीईओ से मिलते हैं और फिर सोचते हैं कि काश मैं उस लड़के या लड़की जैसा कॉन्फिडेंट होता। बड़ी कंपनीज के लोग जो वहां इनोवेशन के ऊपर लेसन सीखने के लिए जाते हैं, ये सब अपना टाइम वेस्ट करके आ जाते हैं। जैसे एक 20s के बच्चे को रिटायर्ड इंसान की रिक्वायरमेंट्स का अंदाजा नहीं होता, वैसे ही स्टार्टअप्स और मैच्योर्ड कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से डिफर करती हैं। डिफरेंट स्टेजेस में कंपनीज और लोगों की डिफरेंट नीड्स और अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको कंपनीज की 3 स्टेजेस के बारे में और कैसे नए आइडियाज इन स्टेजेस में इम्पैक्ट डालते हैं। पहला होता है लॉन्च स्टेज। ये वो स्टेज होती है जब कंपनीज नई नई होती हैं और वो हर एक आइडिया को ओपन आर्म से वेलकम करती हैं। ये वो स्टेज है जब कंपनीज फिगर आउट कर रही होती हैं कि वो हैं कौन, उन्हें क्या अलग बनाता है, वो दुनिया को क्या ऑफर करना चाहती हैं, कैसे ऑफर करना चाहती हैं और वो अपने क्लाइंट्स खोजेंगी कैसे। ये कंपनी का बहुत ही एक्साइटिंग स्टेज होता है। इस दौरान नई चीजें बनाने में कंपनी को मजा आ रहा होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ स्टेज। अगर आप लॉन्च स्टेज में सर्वाइव कर लेते हैं तो आप इस स्टेज में आते हैं जहां आपकी कंपनी पैसे बनाने लगती है। अब फाउंडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी एक्साइटमेंट पूरी कंपनी में दिखती भी है। एम्प्लॉइज के ऊपर वर्कलोड भी बढ़ जाता है, पर क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है, तो वो लगे रहते हैं। वो इस स्टेज में ऐसे मेथड्स और प्रोसेसेस डेवलप करने में लगे होते हैं जिनसे वो पुराने मैजिक को बार बार रिपीट कर सकें। आखिरी है मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में कंपनी सारे प्रोसेस और मेथड्स ढूंढ चुकी होती है जो उन्हें पुराने मैजिक को रिपीट करने में हेल्प कर सके। इस स्टेज में कंपनी उतनी ज्यादा वेलकमिंग नहीं रहती, बल्कि काफी डर डर के काम करती है, नए आइडियाज को रिजेक्ट करती है और केवल पुराने आइडियाज को एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाने में ही लगी रहती है। इस स्टेज में कंपनीज इंटरेस्टिंग आइडियाज को भी किल कर देती हैं। बिजनेस को क्रिएटिविटी चाहिए, लेकिन बिजनेसेस को पता नहीं होता कि क्रिएटिविटी आखिर है क्या। क्रिएटिविटी ठीक एक एरोप्लेन की तरह है जो आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। यहां डेस्टिनेशन का मतलब है कि जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं या जो आप हासिल करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी सिर्फ एक मीडियम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैच्योर्ड स्टेज की कंपनीज के लिए जरूरी है कि वो नए आइडियाज को लेकर
वेलकमिंग हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी में आइडियाज को मैनेज और जनरेट कैसे करना है। बने रहिए कुकू एफएम की इस खास पेशकश में। कंप्यूटर्स काफी प्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर के बगल में कोई दूसरा कंप्यूटर रख दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी कंप्यूटर के बगल में उससे भी अच्छा कंप्यूटर रख देंगे तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान के बगल में उससे ज्यादा स्किल्ड इंसान को खड़ा कर देंगे तब बहुत फर्क पड़ेगा। इंसान काफी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और वो हर एक चीज से अफेक्टेड होते हैं। उनकी अंडरवियर से लेकर उनके खाने तक, हर छोटी से लेकर बड़ी चीज तक उन पर असर पड़ता है। तो फिर भला हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां इतने सारे लोग काम करते हैं वहां आइडियाज जनरेट कर कैसे पाएंगे? इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी में आइडियाज को मैनेज और जनरेट करना कैसे है। सबसे पहले आपको एक इंसान को प्रोजेक्ट का लीडर बनाना है। आप सोच रहे होंगे कि फिर बाकी के आइडियाज कैसे पता चलेंगे? एक इंसान को लीडर चुनने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला है वन विजन। अगर एक से ज्यादा लोग प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो टीम मेंबर्स में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि किसके ओपिनियन को वो कंसिडर करें, और जितने ज्यादा ओपिनियंस होंगे एक आइडिया को फाइनल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरा रीजन है यूनिफाइड फीडबैक। अगर सब लोग एक दूसरे से आइडियाज या ओपिनियंस डिस्कस करेंगे तो कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर एक इंसान सबसे बात करेगा तो सब अपने आइडियाज क्लियरली बता सकेंगे। तीसरा रीजन है प्रोटेक्शन। आपस में ओपिनियंस डिस्कस करने से नेगेटिविटी फैल सकती है, इसलिए एक अच्छा लीडर सारे मेंबर्स की ओपिनियंस जानकर उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। चौथा रीजन है फोकस्ड डिसीजन। जब आइडियाज फाइनलाइज करने की बात आती है तब डेमोक्रेसी काम नहीं आती। अगर किसी आइडिया को फाइनल करना है तो जरूरी है कि कोई एक इंसान ही करे, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। जो भी लीडर होता है उसे कोई भी एक्शन लेने से पहले चीजें प्लान करनी चाहिए। प्लान करने के लिए चलिए इन 4 पीस के बारे में समझते हैं। पहला पी है प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप इस प्रॉब्लम को समझ ना लें। इश्यू को आप जितना अच्छे से समझेंगे आपको सोल्यूशन के लिए उतनी ही कम मेहनत करनी होगी। डॉट्स को कलेक्ट करिए और नॉलेज गैप्स को भरिए जिससे कि आप अपने रिसर्च फेज को पूरा कर सकें। अपनी प्रॉब्लम को एक सेंटेंस में अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, फिर उसे एक पैराग्राफ में इलैबोरेट करिए। अपने सॉल्यूशन के बेसिस पर 5 क्राइटेरिया चुनिए। दूसरा पी है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के अंदर इधर उधर की लॉजिकल चीजें आती हैं, जैसे आप इस प्रॉब्लम को कितना टाइम देंगे, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपका बजट कितना है, आपको सोल्यूशन जल्दी और टेम्परेरी चाहिए या फिर कुछ सॉलिड चाहिए, आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं और आपके काम में क्या क्या बैरियर्स हैं। इन सारे पैरामीटर्स को लिखिए और फिर अपने सारे एक्शंस की टाइमलाइन बनाइए। तीसरा पी है पीपल। जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात आती है तब लोग ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो फ्री हैं, ना कि जो बेस्ट हैं। अब ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए जब भी किसी आइडिया के बारे में डिस्कशन करें तो बेस्ट लोगों के साथ ही करें। अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए ऐसे लोगों को ढूंढें जो उसके लिए स्किल्ड हों। अगर आप हर स्टेज में कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस पर फोकस करेंगे तो आगे चलकर आपका काम ईजी हो जाएगा। चौथा पी है पावर। आपका काम सिर्फ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि आपका काम यह है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व करें कि आपके डिसीजन मेकर्स उससे सेटिस्फाइड हों। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकर्स कौन हैं और आप उनके साथ